नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सामान्य अध्ययन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नदी घाटी सभ्यताओं की विशेषताओं को समझा था। और इसी चैप्टर में आगे हम लोग समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। और आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से डील आउट करेंगे और जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो कहने का मीन्स दोस्तों ये है कि ये ब्रोंज युग था, जिसमें हमारे देश की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी, एक नगरीकरण की, कहने का मीन्स क्या है, प्रथम नगरीकरण क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे क्या कहा गया, सिंधु सभ्यता कहा गया। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की जो जानकारी या खोज है वो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान को खोजा था। कहने का मीन्स ये है, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल थे, जिसमें आपका क्या आता है दोस्तों, जिसमें आपका आता है मोहनजोदारो और दूसरा आता है आपका सिंधु सभ्यता। अब सबसे खास बात, राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की, तो ये आपकी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और राखलदास बनर्जी ने कब की, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की। तो इस बात को अगर हम लोग समझें तो एक इम्पॉर्टेंट बात मिलती है। सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल था आपका हड़प्पा, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1921 में किसके द्वारा की गई थी, तो आप जानते हैं दयाराम साहनी के द्वारा। साथ ही साथ 1922 में जो दूसरी साइट खोजी गई, जिसको कहा गया मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई, जो हड़प्पा सभ्यता से कितने किलोमीटर दूर थी, तो 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। एक भव्य नगर के अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए। ये हम लोग वीडियो प्रीवियस लेक्चर में इन सब बातों को डिस्कस किया था। तो इसी क्रम में हम लोग इनकी कुछ मुख्य विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता के साथ साथ पूरी दुनिया में कई सारी सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें इनका सभ्यता, ये आपकी सभ्यता जो थी पेरू, चिली, इक्वाडोर की थी। साथ ही साथ आपने सुना होगा मायन सभ्यता की बात, ये 2600 से 900 ईडी के मध्य मतलब इसका विकास हुआ, 2600 बीसी से 900 ईडी, और ये मैक्सिको और होंडुरास की सभ्यता थी। हम लोगों ने पिछली सभ्यताओं की अगर बात करें तो रोमन सभ्यता का भी नाम आता है। साथ ही साथ जो रोम में विकसित हुई थी, चीन सभ्यता जो कि चीन में विकसित हुई थी। और सबसे पुरानी सभ्यताओं की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है, जिसका समय माना जाता है 6500 बीसी से 539 बीसी, और ये जो विकसित हुई थी इराक, सीरिया, तुर्की में। तो हम लोग सबसे खास बात समझते हैं, सिंधु सभ्यता का जो टाइम माना जाता है वो 2600 से 1900 बीसी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में सभ्यता विकसित हुई। जबकि इसका रियल टाइम जो माना जाता है 2300 से 1700 बीसी माना जाता है। तो किस सभ्यता के विकसित होने का, तो सिंधु सभ्यता के विकसित होने का। अगर इसकी बात करें तो सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 में। कहने का मीन्स इसे खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को। और आप जानते हो भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया था, जिसके भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे माना जाता है, इस बात को भी जान लीजिए, अलेक्जेंडर कानिंघम को। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कानिंघम को माना जाता है। इस बात को बड़े अच्छे से समझना। साथ ही साथ इसकी स्थापना का श्रेय अगर बात करो तो लॉर्ड कर्जन को भी थोड़ा थोड़ा जाता है। और पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे, तो जॉन मार्शल। आपसे ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महानिदेशक कौन थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, तो जॉन मार्शल। और आप बड़े अच्छे से सुना होगा 1921 में आपके दयाराम साहनी ने जो सभ्यता जो शुरुआती चरण में जो एक साइट खोजी थी उसको नाम दिया गया हड़प्पा। तो इतनी सब बातों को हम लोगों ने समझ लिया। तो आइए इनकी विशेषताओं पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सिंधु सभ्यता की क्या मुख्य विशेषताएं थी, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं।
अब सबसे खास बात है हमारा सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थीं। इसके लिए जो खास बात है नगर नियोजन की योजना। कहने का मीन्स क्या है, सिंधु सभ्यता में सबसे खास बात है नगर नियोजन, यानी नगरों का निर्माण जो हुआ इस सभ्यता में, जिसके हम लोगों को क्या मिले, सिर्फ अवशेष मिले हैं। लेकिन ये सभ्यता, विकसित सभ्यता कभी फली फूली और उसका विकास हुआ, लेकिन इस सभ्यता के हमें अवशेष मिले, जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि सभ्यता हमारे देश में इतने इतने समय में विकसित हुई होगी। तो सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, सिंधु, अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, तो सबसे खास बात है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थीं। तो इसमें खास विशेषताएं ये थीं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था, नगरीय था, ये नगर नियोजित, इसमें नगर नियोजन की व्यवस्था थी। कहने का मतलब नियोजित नगर था सिंधु। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और साथ ही साथ हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा, चंदूड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, ये सब प्रमुख स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, जिसमें मोहनजोदड़ो का नाम आता है, हड़प्पा का नाम आता है, चंदूड़ों का नाम आता है, साथ ही साथ कालीबंगा, लोथल, बनवाली, ये सभी क्या है, साइट हैं आपकी सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में नगरों का चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं। सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर सड़कें कैसी थीं, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, जो पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर थीं। ये सड़कें एक दूसरे से प्रायः समकोण पर काटती थीं। इन सड़कों का जो क्रम था मोस्टली कैसा था, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं चौराहे जहाँ पर चारों सड़कें एक कोण पर काटती है, समकोण पर, इसी तरह की व्यवस्था सिंधु सभ्यता के लोगों में देखने को मिलती थी। सबसे खास बात, इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों और मोहल्लों में बटा हुआ था। एक सड़क 11 मीटर चौड़ी थी, संभवतः राजमार्ग रही होगी, यानी इसमें जो सड़क प्राप्त हुई है वो कितने मीटर, 11 मीटर चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। नगर की सभी सड़कें राजमार्ग से मिलती थीं। कहने का मीन्स क्या, जितनी भी सड़कें थीं नगरों की वो राजमार्ग से मिलती थीं। नगरों का जल निकास समुचित प्रबंध था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो जल निकास प्रणाली देखने को मिलती है सिंधु सभ्यता के लोगों की, वो बहुत ही उचित जल नियोजन व्यवस्था इनकी देखने की मिलती है। सड़कों के किनारे नालियाँ थीं जो पक्की ईंटों से कैसी थीं, ढकी हुई थीं। सिंधु सभ्यता में भवन निर्माण की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो भवन थे बहुत ही साधारण थे। ये बात समझनी है। इन भवनों का आकार आवश्यकता अनुसार कैसा था, छोटा या बड़ा था। अगर इसमें भी खास इम्पोर्टेंट बात की जाए, ये भवन 1 या 2 मंजिल ऊंचाई थी इनकी। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए ईंटों और पत्थरों की क्या बनाई जाती थी, तो सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं। भवन में खिड़कियों का प्रयोग, रोशनदान का प्रयोग, दरवाज़ों का प्रयोग, रसोई घर इत्यादि देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुआं और स्नानागार और आंगन की व्यवस्था भी इन भवनों में देखने को मिलती है। तो हमें ये भी याद रखना है कि इनमें खिड़कियाँ भी तो थीं, रोशनदान का प्रयोग किया गया था, साथ ही साथ दरवाजे लगे थे घरों में, और रसोई घर यानी किचन की व्यवस्था थी। कुएं और स्नानागार की भी व्यवस्था देखने को कहाँ मिलती है, तो सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के लोगों में, यानी ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो साइट थी इनकी, यहाँ पर भवन जो थे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से थे। दरवाजे व छत लकड़ी के बने हुए होते थे। दीवारें बहुत मोटी थीं। सबसे ये भी बात है, पुराने समय में दीवारें कैसी थीं, तो लोगों ने ज़्यादातर मोटी थीं। फर्श ईंट, खड़िया और गारे से बनाई जाती थी। कहने का मतलब इसमें खड़िया का प्रयोग, ईंटें तो प्रयोग ही होती थी फर्श में, और गारे का भी प्रयोग देखने को मिलता है। भवनों में जल निकास की उचित प्रबंध देखने को मिलता है। तो भवनों के साथ जैसे घर मकान हम लोग बनाते हैं, तो जल निकास की उचित व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो नगर नियोजन व्यवस्था थी, भवन थे, उनकी बात कर ले। मुख्य सड़क पर ना खुलकर ये घर के पीछे खुलते थे। दरवाजे जो थे मुख्य रूप से वो सड़कों के सामने ना खुलकर दरवाजे सड़कों के मतलब पीछे की ओर खुलते थे। कहने का मतलब अपोजिट साइड में इनके दरवाजे होते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। अब आइए बात कर लेते हैं इसी में राजकीय सार्वजनिक भवन की बात करें। कुछ मतलब ये सरकारी भवन ये लोग बनाते थे मोहनजोदड़ो के लोग। तो मोहनजोदड़ो में राजकीय और सार्वजनिक जो भवन होते थे उनकी क्या खास विशेषताएं थी, तो ये विशाल भवन 71 मीटर लंबा, इतना ही चौड़ा, मतलब 71 मीटर लंबा और चौड़ाई भी इतनी लगभग थी, एक विशाल कक्ष था, जिसे क्या कहा गया, राजकीय सार्वजनिक भवन,
जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यानी छत किस पर? 20 स्तंभों पर टिकी थी। इसके फर्श अनेक चौकियां बनी थी फर्श पर। संभवतः इसका प्रयोग विचार विनिमय के लिए होता होगा। कहने का मतलब यहाँ लोग सभा वगैरह किया करते होंगे। सार्वजनिक भवन का इस तरह से उपयोग होता था। और सबसे खास और आश्चर्यचकित अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर करते हैं तो यहाँ की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता थी मोहनजोदड़ो के लोगों में विशाल स्नानागार देखने को मिले, जो विश्व के लिए कैसे थे? आश्चर्यचकित करने वाले स्नानागार इन लोगों ने बना कर रखे थे। किसने बना के रखे थे? तो मोहनजोदड़ो के लोगों ने। और सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारतों में इनकी एक इमारत थी जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये जो स्नान कुंड थे ये मोस्टली पूजा पाठ के समय प्रयोग किए जाते थे। धार्मिक अनुष्ठान संबंधित जब क्रियाएं की जाती होंगी तो इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। सबसे खास बात इसकी जो जो लंबाई, ये कैसे थे? मोस्टली आयताकार थे। आकार में कैसे थे? तो इनका जो आकार था आयताकार थे। और साथ ही साथ इनकी जो लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 8 फीट, गहराई 8 फीट थी और चौड़ाई जो थी 39 फीट थी। प्रत्येक ओर जल पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां लगी थीं। जलाशय की दीवार एवं फर्श पक्की कैसी थी? पक्की ईंटें थी। फर्श जो थी उसकी स्नानागार की वो कैसी थी? पक्की थी। जलाशय में जल निकास की व्यवस्था, उचित व्यवस्था भी देखने को मिलती है। चारों ओर बरामदे थे और इनके पीछे कमरे बने हुए थे। कहने का मतलब क्या है? विशाल स्नानागार जो थे उनके आसपास कुछ इमारतें टाइप की बनी थी जिसमें बरामदे थे, उनके पीछे कमरे बने हुए थे। तो इस तरह से विशाल स्नानागारों के लिए जाना जाता है आपका सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो के जो लोग थे। अब इसी में हम लोग बात करते हैं इनकी और व्यवस्थाओं की बात करते हैं। तो इनकी व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ अन्नागार भी देखने को मिले। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे भवन थे जो जिसमें अन्नों को रखा जाता था, यानी अनाज को रखा जाता था। अन्नागार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर थी। कितने मीटर? 18 और 7 मीटर क्या थी? चौड़ाई 7 मीटर, 18 मीटर क्या थी? अन्नागार की लंबाई थी। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो इस बात को भी समझ लेते हैं साथ में। अब आइए बात करते हैं यानी सार्वजनिक रूप से भोजन का, ये मतलब एक साथ बैठकर खाते थे। कहने का मीन्स ये है सामाजिक जीवन इनका कैसा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों ने इनकी नगर नियोजन में इनके अन्नागार देख लिए, विशाल स्नानागार देख लिए और भवनों की बात कर ली। अब सामाजिक जीवन इनका कैसा था? तो मोहनजोदड़ो के लोगों के सामाजिक जीवन जो व्यवस्थाएं थीं वो किस तरह की थी? तो सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक स्थिति यथा यानी तत्काल खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक की भी सामान प्रयोग करते थे, कुछ आभूषण भी प्रयोग करते थे। वेशभूषा इनकी कैसी थी? खान पान या क्या करते थे आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। तो इसमें बात करते हैं हम लोग सामाजिक संगठन। सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः वर्गहीन समाज था, व्यापार प्रधान था। यानी कहने का मीन्स इनकी सामाजिक व्यवस्था में मुख्य जो व्यवस्था थी व्यापार पर इनका जीवन चल रहा था। किसका? तो मोहनजोदड़ो के लोगों का। ये योद्धा की तरह जीवन जीते थे, व्यापारी थे, श्रमजीवी यानी काफ़ी वर्क करते थे, विद्वान भी थे। ऐसा नहीं था कि विद्वान नहीं थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो व्यापारी, योद्धा और श्रमजीवी भी ने ये इस तरह के लोग थे। इस सभ्यता के अंतर्गत इनकी जो सभ्यता थी मात्र प्रधान थी। कहने का मतलब जो मुखिया होती थी घर की वो कौन होती थी? तो माताएं क्या होती थी? मुखिया होती थी घर की। अगर हम कृषि व्यवस्था की बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों की तो 9 प्रकार के ये फसलें उगाते थे, जिसमें मुख्य फसलें इनकी गेहूँ, जौ था इनका मुख्य, गेहूँ, जौ, चावल। चावल आप जानते ही होंगे, मटर बड़े अच्छे से पता होगा। दूध का भी उपयोग करते थे, सब्जियां उगाते थे ये लोग, फल उगाते थे यानी पौधे उगाते होंगे। भेड़ गाय यानी इनका पालन करते थे, भेड़ का, गाय का, मछली का, मुर्गे आदि का। और ये जंतुओं में भैंस को भी पालते थे। आइए बात करते हैं वेशभूषा एवं आभूषण की। शरीर पर 2 वस्त्र
धारण करते थे। प्रथम एक आधुनिक शाल के समान कपड़ा था। कहने का मतलब ये जो वेशभूषा में क्या प्रयोग करते थे, तो मोस्टली शरीर को ढकने के लिए शाल का प्रयोग करते थे। इस बात को बड़े अच्छे से याद रखना। तो वेशभूषा में मुख्य रूप से शरीर पर क्या ढके रहते थे, तो शॉल, जिसे कंधे के ऊपर दाहिनी भुजा को फ्री रखते थे। कहने का मीन्स काम वर्क करने के लिए कौन सी भुजा का हम लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादा, राइट हैंड का, तो उस भुजा को खुला रखते थे। नीचे अपना थोड़ा वस्त्र और पहनते थे, धोती टाइप का। तो इस तरह की बात अगर हम करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि वेशभूषा आभूषण सिंधु सभ्यता के लोगों की कैसी थी। तो आइए बात कर लेते हैं और भी इनके खास प्रश्नों को, जिसमें बात करते हैं ये और क्या क्या पहनते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये अंगूठी पहनते थे, इसका भी शौक था इन्हें। कड़े पहनने का शौक था, कंगन पहनने का शौक था, कंठ हार पहनते थे, गले में हार नुमा संरचना, कहने का मतलब हार टाइप का पहनता थे, जिसमें कुंडल आदि, कानों में कुंडल आदि पहनते थे। स्त्रियां क्या पहनती थीं, तो चूड़ियां पहनती थी, जो आज भी पहनी जाती हैं। कर्णफूल यानी कानों में फूल जैसी संरचना के आकार की चीज़ें पहनते थे। हंसली और भुजबंद यानी भुजाओं में भुजबंद बांधते थे। करधनी भी बांधते थे, ये आभूषण थे। साथ ही साथ सोने चांदी, हाथी के दांत, हीरों आदि के बने हुए इनके आभूषण होते थे। सोने का भी प्रयोग देखने को मिलता है, चांदी का प्रयोग देखने को मिलता है, हाथी दांत और हीरे आदि का प्रयोग। साथ ही साथ ये व्यक्ति कैसे थे, निर्धन जो व्यक्ति थे वो तांबे के आभूषण पहनते थे, मिट्टी के आभूषण पहनते थे। सीप जानते हो आप, उनको खाली सीपों का प्रयोग करते थे आभूषण के रूप में। तो इस तरह से ये आभूषण पहनते थे। आमोद प्रमोद मतलब ये खुशी या मनोरंजन का साधन इनका क्या था, तो जुआ खेलना, साथ ही साथ शिकार करना, खेलना, सभी लोग खेलते हैं। नाचना भी, ये नाच गाना करते थे, मुर्गों की लड़ाई वगैरह देखते थे। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता या हड़प्पा के लोगों का महत्वपूर्ण, इस तरह से अपना समय बिताते थे बेचारे मनोरंजन करके। आज तो आप जानते हैं लेटेस्ट में हम लोग फ़ोन दुनियादारी का प्रयोग करके अपना मनोरंजन करते हैं, कई तरह के आउटडोर गेम्स खेलते हैं। औषधियों की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता निवासी विभिन्न औषधियों से भी परिचित थे। यानी सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए। यानी ये लोग क्या जान चुके थे, तो शल्य चिकित्सा के विषय में भी जानकारी इनसे मिलती है। अब आइए बात करते हैं गृहस्थी के उपकरण क्या थे इनके पास। तो घड़े मतलब घरों में बर्तनों के रूप में पानी भरने के लिए घड़े थे, कलश थे, थालियाँ थी, गिलास थी इनके पास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ थे, और मोस्टली मिट्टी के बने हुए बर्तन थे। कहने का मतलब कभी कभी सोने और चांदी के भी बर्तन देखने को इसमें इस सभ्यता के लोगों में मिलते हैं। प्रसाधन सामग्री की बात करें तो स्त्रियों को प्रसाधन अत्यंत प्रिय थे। मतलब स्त्रियों को प्रसाधन सामग्री मतलब यही आप बोलते हैं, प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक्स से प्रयोग। तो लिपस्टिक का प्रयोग करती थी स्त्रियां, और लिपस्टिक के सबूत कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, तो चंदूड़ों से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लिपस्टिक के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता में, तो चंदूड़ों से। तो ये साइट थी जहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। साथ ही बात कर लेते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो सभी जानते हैं आर्थिक जीवन कृषि प्रधान था, ये खेती बाड़ी करते थे। मुख्य व्यवसाय इनका खेती था। गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, चावल उगाते थे, कपास भी उगाते थे ये लोग, मटर भी उगाते थे, अनेक फल सब्जियां उगाते थे। तो ये कृषि जीवन था इनका सिंधु सभ्यता के लोगों का। साथ ही पशुपालन, पशुपालन में अगर बात करें तो गाय पालते थे, भेड़ पालते थे, और बैल पालते थे। कहने का मतलब बकरियां भी पालते थे, और कुत्ते जो आज भी पाले जाते हैं, लगभग लगभग सेम टू सेम देखने मिलता है। भैंस का उल्लेख शायद इसमें नहीं दे रहे हैं, हो सकता है भैंस उस समय हो, लेकिन कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप गाय तो मान ही लीजिए, बैल गाय है, भेड़ बकरी कुत्ता, ठीक भैंस भी रही होगी लेकिन उसका उल्लेख नहीं है, दे नहीं रहे हैं इसमें। कपड़े बुनना, सिंधु जो निवासी थे सूत काटते थे, कपड़े बुनते थे, तो कपड़े पहनना इन्होंने सीख लिया था। अब इतने भी ये बेवकूफ़ टाइप के नहीं थे जो बिना कपड़ों के घूमते। इन्होंने इतना तो ज्ञान हो गया था कि कपड़े जो सूत काटते थे उससे कपड़े बुने जाते थे, और उन कपड़ों का उपयोग ये शरीर को ढकने में करते थे। व्यापार की बात करें तो वस्तु विनिमय यहाँ देखने को मिलता है। मोस्टली ये वस्तु एक वस्तु मतलब कोई भी ज़रूरी वस्तु अगर हम किसी को दे दें तो उससे हमें ज़रूरी वस्तु ही मिल जाती थी, यही था वस्तु विनिमय। यानी वस्तु के बदले वस्तु का मिलना वस्तु विनिमय था। तो मुख्यतः ये व्यापार बंदरगाह जो नगर थे उस समय भी थे, तो विदेशों से व्यापार भारत का था। लोथल सुतकांगडोर, इसका विदेशों से जल और थल दोनों मार्गों द्वारा विदेशों से व्यापार होता था। स्थल के मार्ग से बैलगाड़ियों द्वारा ये लोग
करते थे व्यापार, जबकि जहाज़ों का प्रयोग करके भी ये। सिंध सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ खास अंतर अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंध सभ्यता के लोग कैसे रह रहे थे तो सुनियोजित नगरों में रह रहे थे। कहने का मतलब नगर नियोजन की व्यवस्था देखने को मिलती है सिंध लोगों की, जबकि वैदिक सभ्यता में ग्रामीण संस्कृति का उल्लेख मिलता है। यदि और बात करें तो वैदिक सभ्यता में गाय इनके लिए विशेष आदर का विषय थी, जबकि सिंध सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि बैल की बनी हुई क्या इन्हें प्राप्त हुई, मोहरें प्राप्त हुई हैं, सील वगैरह प्राप्त हुई हैं, कहने का मतलब। साथ ही साथ बात करते हैं वैदिक सभ्यता में मूर्त पूजा नहीं थी। ये बात आप अच्छे से समझते हो कि यहाँ पर मूर्त पूजा नहीं थी वैदिक सभ्यता में, जबकि सिंध सभ्यता के लोग मूर्तियों को पूजते थे, तो मूर्त पूजक थे। ये खास इंपॉर्टेंट बात। ये बात तो हम लोगों ने जान ली कि बैल का उपयोग यहाँ पर देखने का अधिक महत्व दिया सिंधु सभ्यता के लोगों ने, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय का मुख्य उपयोग था। हम लोग सुनियोजित नगर की अगर बात करते हैं तो कहाँ देखने को मिलती है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों में, जबकि वैदिक सभ्यता में कैसी थी, हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। अगर और बात कर लें हम लोग कुछ खास प्रश्नों की, तो धार्मिक जीवन यदि देखा जाए तो सिंधु निवासी देवी देवताओं की उपासना करते थे। सबसे खास बात थी मातृ देवी की पूजा करते थे, जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है मातृ देवी की पूजा करते हुए। शिव पूजा का भी उल्लेख यहाँ मिलता है इसी सभ्यता के लोगों में। यौन पूजा, पशु पूजा की बात यहाँ देखने को मिलती है। आज भी हम लोग पशुओं की पूजा करते हैं, ये बात तो जग जाहिर है। सूर्य पूजा, सूर्य को आज भी हम लोग जल देते हैं, तो इस तरह से सूर्य की भी पूजा करते हैं। वृक्ष पूजा यानी पीपल को भी पूजते हैं, कई तरह के वृक्षों को हम लोग भी पूजते हैं, और यहाँ तक कि नदी की भी पूजा की जाती थी उस समय। तो सीधी बात है, आज भी नदियों को पवित्र माना जाता है। गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो नदियों की आज भी नदियों के किनारे पूजा करते हैं। ये बात भी बड़ी अच्छे से पता है हम लोगों को। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवताओं, मोस्टली मातृ देवी और पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। जो पशुपतिनाथ थे ये क्या थे, शिव के रूप में थे। इसको हम लोग तो धार्मिक जीवन बड़े अच्छे से समझ रहे, देवी देवताओं की उपासना में ये लोग लिप्त रहते थे। जो भी सिंधु, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग थे, तो सिंधु सभ्यता की जो भी साइट्स प्राप्त हुई हैं वहाँ के लोगों की धार्मिक विश्वास था। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक विश्वासों पर आधारित 3 प्रकार के, मतलब मृतकों, जो मृतक लोग होते थे उनका अंतिम संस्कार करते थे, तो विधि विधान से करते थे। एक तो खास बात थी कि पूर्ण समाधि बनाते थे, मतलब जो मृतक होता था उसको ज़मीन में गाड़ते थे, उस समाधि बनाई जाती थी, और लोथल से 2 कंकाल एक ही कब्र में दफनाए गए, इसका भी प्रमाण मिलता है। तो पूर्ण समाधि का इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ आंशिक समाधि होती थी। मृतकों को पहले पशु पक्षियों को आहार के रूप में खिला देते थे। बचे हुई हड्डियों को ये क्या कर देते थे, कब्र में दफना देते थे या कब्र बना देते थे। तो और कुछ लोग क्या था, कुछ का ये भी खास बात थी कि कुछ लोगों का विश्वास इस चीज़ में था, दाह कर्म करते थे। पहले सबको जलाते थे और राख आदि को अस्थि कलश में भरकर कलश के अंदर क्या कर देते थे, तो उसे गाड़ देते थे। तो मोहनजोदड़ो में ऐसे कलश प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, सिंधु सभ्यता से या मोहनजोदड़ो से ऐसे कलश प्राप्त हुए जिसमें दाह कर्म करके उनकी एसेस को, मतलब राख को रख दिया जाता था। अब सात बात है कि भवन निर्माण की कला का अगर बात करें तो विशाल अन्नगृह देखने को मिले, मकान देखने को मिले, सुनियोजित नगर देखने को मिले। मूर्तिकला की पूजा भी ये लोग करते थे, ये बात भी आप अच्छे से जानते हो। सिंधु निवासी मूर्तियां बनाने में निपुण थे, मूर्तियां बनाई होंगी तभी तो पूजा हुई होगी, ये भी बात अच्छे से पता है। इस समय की धातु पाषाण मिट्टी की मूर्तियां थीं। धार्मिक देवी देवताओं की उपासनाओं आदि के लिए मूर्तियां बनाते थे, तो पूजा पाठ के लिए क्या बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। धातु कला की अगर बात करें तो सोने, चांदी, तांबे आदि के आभूषणों का यहाँ पर प्रयोग देखा गया है। सोने के कुछ चीज़ें प्राप्त हुई और चांदी की भी, और तांबे की एक कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुई थी नर्तक मूर्ति की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही खास है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है ना, तो ये खास बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को बहुत अच्छे से समझा दोस्तों। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं थी उनकी चर्चा की। यहाँ पर हम लोगों ने भवन निर्माण की बात की, ये बात भी हम लोग समझे होंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये चित्रकला की भी जानकारी रखते थे। किसकी बात करें तो इसमें मोस्टली जो चित्रकला थी
अगर इसकी बात की जाए तो चित्रकला में चित्रात्मक चित्र जो प्रयोग करते थे कौन, तो इस बात को आप समझते हो। तो ये जो जो आपके कहने का मतलब क्या है, सिंधुवासी कैसे लोग थे, तो चित्रकला का भी इन्हें ज्ञान था, जानकारी थी। मोहरों पर चित्र बनाते थे, ये बात भी, जिसमें ब्रसल की मूर्ति यानी बैल की मूर्ति देखने को मिली, किस पर, मोहरों पर। संगीत एवं नृत्य कला में भी निपुण थे। संगीत एवं नृत्य कला में कौन निपुण थे, तो आप जानते हो सिंधवासी लोग ढोल का प्रयोग करते थे, तबले का प्रयोग करते थे, खुदाई करते थे। नृत्य मुद्रा में स्त्री की धात मूर्ति भी प्राप्त हुई, जो कांस की बनी हुई थी, तो नर्तकी की मूर्ति कांस की बनी हुई, नर्तकी की। ताम्र पत्र निर्माण कला, इन्होंने ताम्र पत्र पर निर्माण कला को भी सीख रखा था। तो ज़्यादातर जो वर्गाकार ताम्रपत्र मिले, यानी ताम्रपत्रों पर वर्गाकार आकृति के ताम्रपत्र मिले। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्टली क्या समझा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को समझा, खास विशेषताएं समझी। और जो इससे प्रश्न एग्जाम में आएगा, डीएलएड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, उसको मैंने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे नई सभ्यता के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।